हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्जाइमर डिजीज। कि ये होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ये होता किस वजह से है, इसका क्या इटोलॉजी है, क्या इसका प्रोग्रेसिव रेट रहेगा और क्या इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज? इट इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। न्यूरो degenerative disease, degenerative disease affecting the brain, ब्रेन को ये अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग द ब्रेन। जो ये न्यूरॉन्स है जिनका हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स। अभी न्यूरॉन्स क्या होता है कि न्यूरॉन्स में अगर एक बार कोई भी ट्रोमा या टीयर हो गया है तो वो अपने आप को हील नहीं कर सकता है। न्यूरॉन्स हैव नॉट द कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो अगर एक बार में उसको जितना भी टीयर हुआ है या कोई भी इंजरी हुआ है तो वो परमानेंट रहेगा। तो न्यूरॉन के अंदर अगर कुछ कोई भी डैमेज होगा, इट विल रिमेन परमानेंट, वो परमानेंट ही रहता है। इट कैन नॉट हील, वो हील नहीं कर सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं इट इज न्यूरो डिजनरेटिव। अगर यहाँ पे डिजनरेशन न्यूरॉन का होगा तो वो परमानेंट ही जाएगा। उसके अंदर क्या रहेगा, वो न्यूरॉन्स दोबारा से अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं तो भी वो न्यूरॉन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए जो इसके प्रोग्रेसिव रेट है वो भी बहुत ज्यादा पुअर रहते हैं। दिस इज न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। और जो इस स्लोली ये प्रोग्रेस करती है, स्लोली प्रोग्रेशन रहता है इसका रेट, स्लोली प्रोग्रेशन रेट। ये डिपेंड करता है कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज ये कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है ब्रेन के। ये अगर फ्रंटल पार्ट को अफेक्ट कर रही है तो फ्रंटल साइड के सिम्टम्स आएंगे। अगर ये टेम्पोरल को अफेक्ट कर रही है, दिस वन पार्ट, इसको अगर ये अफेक्ट कर रही है तो यहाँ से रिलेटेड अफेक्ट आएंगे। ये अगर पैराइटल को अफेक्ट कर रही है या ओसिपिटल को अफेक्ट कर रही है या ब्रेन स्टेम को अफेक्ट कर रही है, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, या हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि किस पार्ट को अफेक्ट करी है, उसी में अल्जाइमर डिजीज के जो है सिम्टम्स आएंगे। अभी ये कोज क्या है इसका, अल्जाइमर डिजीज जो हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये होता क्यों है? इसमें जो एसिटाइल कोलिन है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में, जो कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, ये डिक्रीज कर जाते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन होता है। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन ये रिड्यूस कर जाता है। जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, एक्टिविटी इंक्रीजेस। मोस्टली ये जो कोलिनर्जिक फाइबर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या रहेगा, जो एसिटाइल कोलिन है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैसेज सप्लाई करता है और कि हम लोगों को बॉडी में क्या फंक्शन करना है। ब्रेन से जब मैसेज आता है तो जो ये हार्मोन है एसिटाइल कोलिन ये रिलीज होता है और फिर ये एक्टिविटी कराता है। अगर एसिटाइल कोलिन रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स अभी कोई मैसेज बॉडी के पास जाएगा नहीं और वो मूवमेंट कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। कोलिनेस्टेज एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को इनिबिट करने का काम करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई दिखाई देगी। सपोज डायग्राम में डिस्कस करते हैं इसको। दिस इज न्यूरॉन का जो लोअर पार्ट है वो हम लोग डिफाइन कर रखे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन and this is post synaptic membrane, synaptic membrane। suppose this is muscle part, कोई भी मसल पार्ट है, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है? अगर इसमें एसिटाइल कोलिन अफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन। अभी जब ये वेसिकल्स रप्चर करेंगे, जैसे ही ये रप्चर हुए तो एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ से रिलीज करेगा और ये जो दो न्यूरॉन और जो मसल के बीच में जो ये गैप है इट इज कॉल्ड साइनेप्स। अभी क्या होता है नॉर्मली कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो इसके साथ बाइंड करके और एक्टिविटी करा देता है। सपोज अगर मैं पेन साइड में रखा है, मेरे को इस हैंड में लेना है, तो ब्रेन के पास पहले मैसेज जाता है, फिर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे, फिर वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे मसल्स के पास,
फिर एक्टिविटी जनरेट होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, तब वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट कराएगी। अगर इस एसिटाइल कोलिन को ही इनहिबिट कर दिया गया, इनहिबिट अगर ये हो जाता है, कोलिनर्जिक फाइबर्स इनहिबिट हो जाते हैं, तो एक्टिविटी होगा ही नहीं। या फिर जो हम लोग बात करें कोलिन एस्टेज एंजाइम है, वो एस्टाइल कोलिन को बार बार इनहिबिट कर रहा है या इसकी रिसेप्टर साइट पे आके बाइंड कर रहा है, तो एस्टाइल कोलिन अपना काम नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से जो न्यूरॉन्स का जो मैसेज है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा और कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए अल्जाइमर डिजीज में एस्टाइल कोलिन बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है। एस्टाइल कोलिन रिड्यूस कर जाएगा और जो कोलिन एस्टेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज मिलेगी। दिस इज द मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म दिस। अब इसके कोज क्या क्या है, इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी अल्जाइमर फर्स्ट हमने बात किया, इसमें कोई स्पेसिफिक कोज नहीं अभी तक डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर जो है डेवलप हो सकता है। वही हम लोग हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से अगर ये चीज हो रही हो। इडियोपैथिक है, कोई इसका जनरल कोज का नहीं पता है नॉर्मली, तो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि डिक्रीज ऑफ कोलिनर्जिक फाइबर्स, कोलिनर्जिक फाइबर्स जो है डिक्रीज कर रहे हैं, या डिक्रीज ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर इसकी वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम, या फिर इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ कोलिन एस्टेज, कोलिन एस्टेज अभी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया वो। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंडली क्या हो सकता है अल्जाइमर डिजीज में कि जो टाउ प्रोटीन है, टाउ प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर टाउ प्रोटीन है, अगर इसकी एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मलिटी, तो इसकी वजह से भी अल्जाइमर शुरू हो सकता है। जो टाउ प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी होती है तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स, न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स। अभी हम बात करें टाउ प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी की वजह से न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स डेवलप होंगे। ये कैसे फॉर्म होंगे, ये हम लोग जान चुके हैं कि कैसे न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो कोलिन एस्टेज है वो एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। सेकंड इज टाउ प्रोटीन, जस्ट सपोज दिस इज एक्सोन, यहाँ पे छोटे छोटे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। अभी जो ये जो स्ट्रक्चर रहता है न्यूरॉन का, तो यहाँ पे साइटोस्केलेटल प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटल सेल्स प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटल सेल्स ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करके रखती हैं। साथ के साथ ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और आइंस मॉलिक्यूल्स को परमिएबिलिटी की देती हैं कि अंदर आना है या नहीं जाना है। ये साइटोस्केलेटल सेल्स कौन सी होती है, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स। नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, नॉर्मली क्या होता है कि एक न्यूरॉन के अंदर साइटोस्केलेटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर माइक्रोट्यूबल्स। अभी माइक्रोट्यूबल का क्या क्या फंक्शन है, एक तो वो पूरा नोरिशमेंट जो है न्यूरॉन को प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड थिंग वो आयन मॉलिक्यूल्स को परमेबल, जैसे अंदर कैल्शियम चाहिए या फिर पोटासियम चाहिए, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है, किसको अंदर लेना है किसको आउट करना है इस प्रोसेस में हेल्प करती है। इफ और जो ये माइक्रोट्यूबुल है ये बनता किससे है, टाउ प्रोटीन से, टाउ प्रोटीन से। माइक्रोट्यूबुल को कौन बनाने का काम करता है, टाउ प्रोटीन। अगर टाउ प्रोटीन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, अगर टाउ प्रोटीन एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो इट मीन्स जो माइक्रोट्यूबल फॉर्म हो रहा है देन इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। माइक्रोट्यूबल एबनॉर्मल होगा तो न्यूरॉन्स के जो सराउंडिंग स्पेसेस हैं, न्यूरॉन्स का जो सराउंडिंग स्पेसेस है, यहाँ बहुत सारे टाउ प्रोटीन्स, एबनॉर्मल टाउ प्रोटीन्स दिखाई देंगे जो कि रहते हैं हाइपर फोस्फोरिलेटेड, हाइपर फोस्फोरिलेटेड, हाइपर फोस्फोरिलेटेड हो जाएगा। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज कर जाएंगे और वो न्यूरॉन्स के जो सराउंडिंग स्पेसेस हैं यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स, न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स। ये क्या करेंगे, जो फाइबर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड अप कर जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स। सिंपली
टाउ प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स का क्या काम है, एक तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सेकंड उसका काम रहता है वो होमोस्टेसिस मेंटेन करती है, आयंस को परमेबिलिटी देती है अंदर आने के लिए और जाने के लिए। अगर टाउ प्रोटीन अफेक्ट हो जाएगा तो जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो अफेक्ट कर जाएंगे। टाउ प्रोटीन अगर अफेक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म कर रहा है, जो कि फर्दर किसको अफेक्ट करेगा, माइक्रोट्यूबुल्स को। अब ये जो एबनॉर्मल माइक्रोट्यूबुल डेवलप हुआ है, जो एबनॉर्मल फोस्फोराइलेटेड इंक्रीज हुआ है, वो जो न्यूरॉन्स के फिब्रिन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो फिब्रिन्स हैं इनके साथ बाइंड कर जाएगा और फिर वो क्या फॉर्म करेगा, न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स। दीज आर न्यूरॉन्स के साथ जो छोटे छोटे फिब्रिल्स आके इकट्ठे बाइंड अप हो रहे हैं, वो एक टैंगल, एक जैसे एक जगह पे बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है ऐसा दिखाई देगा, तो न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स हो सकता है। दीज आर ओनली हाइपोथेसिस कि इसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेस कर रही हो, इसकी वजह से न्यूरॉन्स अफेक्ट कर रही हैं। सेकेंड हाइपोथेसिस इज, दो हाइपोथेसिस कर लिया हमने, एक कोलिनर्जिक का, एस्टाइल कोलिन उसमें कम हो रहा है, एस्टाइल कोलिन एस्टेस, और सेकंड हमने बात किया टाउ प्रोटीन, टाउ प्रोटीन में क्या हुआ, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड हुआ। फिर थर्ड वन इज हाइपोथेसिस एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन। अभी अगर एमाइलॉइड क्या होता है, एक प्रोटीन का, एक हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, इंटीग्रिटी होती है, कैसे प्रोटीन बिल्डअप कर रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। बट अगर प्रोटीन ऐसे ही डिसअरेंज फॉर्म हो जाए, लाइक दैट डिसअरेंज प्रोटीन बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलॉइड। इट मीन्स एबनॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर। दिस इज एमाइलॉइड को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, बस ऐसे ही कोई चीज बिल्डअप कर गई है, तो उसको बोलते हैं एमाइलॉइड। अगर एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो इसकी वजह से भी दिक्कत होगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो दो एंजाइम रिलीज होंगे, बीटा सेक्रेटेज एंड सेकेंड अल्फा सेक्रेटेज। कंपनसेटरी प्रोसेस हम लोगों की बॉडी में होता है, अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें एक्टिव रहती हैं। अगर एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन बन रहा है तो उसको इनहिबिट करने के लिए कौन होंगे, बीटा सेक्रेटेज एंड अल्फा सेक्रेटेज। अब ये क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करा देंगे, ब्रेक डाउन। अब जो ये एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन था, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये फिब्रिल स्टैंड, इसके बहुत सारे फिब्रिल स्टैंड्स डेवलप हो जाएंगे। जो ये छोटे छोटे फिब्रिल स्टैंड्स होंगे ये ही फिर फर्दर क्या बनाते हैं, जाके प्लैग न्यूरॉन्स के अराउंड, जैसे ये सिंपल न्यूरॉन है, इसके सराउंडिंग में जो ये फ्लैग दिखाई देंगे, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन की वजह से। और फिर इसके ऊपर फर्दर किसने एक्टिविटी कर दिया, बीटा सेक्रेटेज अल्फा सेक्रेटेज ने, जो इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। अब इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एज अ फ्लैग की तरह यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। ये हो सकता है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन की वजह से हो रहा हो। मोस्ट कॉमनली ये कब होता है, तब ट्रायोसोमी दिखती है, ट्रायोसोमी। ये क्रोमोसोम 21 पे जो ये प्रोटीन है ये मोस्टली मिलता है। जैसे जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट रहते हैं, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 दिखाई देता है ट्रायोसोमी में। तो इसके अंदर ये केसेस, न्यूरोडिजेनरेटिव के केसेस, अल्जाइमर डिजीज के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज, क्या क्या हाइपोथेसिस हैं। फर्दर क्या हो सकता है, कोई इन्फ्लामेशन हुई है अंदर ब्रेन में, कोई उसकी वजह से न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, जैसे मैनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस हुआ है, उसकी वजह से अगर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वो इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है। सेकेंड हाइपोथेसिस, अगर कोई ब्रेन का डैमेज हुआ है, ट्रोमेटिक इंजरी हुई है, पोस्ट एक्सीडेंटल अगर न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस हैं, न्यूरॉन्स श्रिंक कर गए हैं, एट्रोफी हो गया है, ब्रेन का साइज जो है रिड्यूस कर गया है, तो हम सोचते हैं वो ट्रोमेटिक की वजह से हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं, सिर्फ हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट हमने बात किया न्यूरॉन्स का, कोलिनर्जिक न्यूरॉन इफेक्ट हो रहे हैं, न्यूरॉन्स इफेक्ट हार्मोन्स की वजह से या एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, टाउ प्रोटीन एबनॉर्मली हाइपोफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है उसकी वजह से हो रहा है। फिर हमने बात किया बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन अगर ये एबनॉर्मली बिल्डअप होता है तो इसकी वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से ये चीज़ें एग्रीवेट हो सकती हैं, हेड ट्रोमेटिक कोई इंजरी हुई हो उसकी वजह से शुरू हो सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट एटियोलॉजी।
बी साइन एंड सिम्टम्स, इसमें क्या क्या रहेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। 3 स्टेजेस इसका मेनली लेके चलते हैं। अर्ली स्टेज, सेकेंड मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। अभी जब लेट स्टेज में क्या होगा, जो पर्सन है वो भूल, जैसे हम लोग उसका मेमोरी अफेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, मेमोरी अफेक्ट होगा, लैंग्वेज अफेक्ट होगा। मेमोरी में क्या अफेक्ट होगा कि पर्सन भूल जाएगा उसने कब क्या एक्टिविटी की थी, कोई पहले कोई इंसिडेंस उसके साथ हुआ है वो उसको भूल जाएगा कि मेरे साथ ये कभी हुआ था। आप उसके साथ डिस्कस करोगे ये हुआ था हम लोगों के साथ, बट वो भूल जाएगा, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। या फैक्चुअल मेमोरी उसका लॉस हो जाएगा, कोई फैक्ट पीछे रहा हो लेकिन कोई कॉलेज एक्टिविटी रही हो वो उसको भूल जाएगा, उसको वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो लॉस होने लगती है। अभी लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट आएगा कि वो हेजिटेट करेगा, वोकैबुलरी उसका थोड़ा कम हो जाएगा, वो सोचेगा कि मेरे को क्या बोलना था। उसका जो कोग्निटिव पावर है, कोग्निटिव कोग्निटिव पावर है किसी भी चीज को समझने का, वो कम हो जाता है। परसेप्शन कम हो जाता है, परसेप्शन कम हो जाता है। परसेप्शन क्या होता है कि हम लोग उसको कुछ बोल रहे हैं, लाइक आप खाना खा लो, लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या बोला जा रहा है। इवन वो टाइम भूल जाता है कि क्या टाइम हो रखा है। अगर वो मार्केट गया है तो वो भूल जाएगा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, हर एक चीज वो भूलने लगता है। स्टार्टिंग में पेशेंट को जब सिम्टम्स आएंगे उसको अपना नाम याद नहीं रहेगा, उसको अपने रिलेटिव्स का नाम याद नहीं रहेगा, जहाँ वो जा रहा है उस जगह का क्या पता नाम भूल जाए। वो कोई उसके पीछे पीछे की बातें करते हैं तो कोई फैक्ट है या कोई इंसिडेंस उसके साथ है, उन सब चीज़ों को भूल जाएगा और जो लैंग्वेज में है वो इश्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर जैसे सपोज यहाँ पे कोई थिंग रखी है मेरे को उठानी है, वो भूल जाएगा कि कैसे एक्टिविटी करने से मैं इसको उठाऊंगी। वो सोचता रहेगा कि मैं इसको कैसे उठाऊं। तो ये माइंड पे प्रेशर भी क्रिएट करता है, बंदे को डिप्रेशन भी फील होगा, एंजाइटी सी रहती है, इरिटेबिलिटी, बहुत मूड स्विंग करता है, गुस्सा आने लगता है, अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। फिर आता है माइल्ड स्टेज में, अगर अल्जाइमर डिजीज और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स और हो सकते हैं। वो हर एक चीज़ भूल जाएगा। पहले वो क्या होता था, उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको भूल रहा था, टाइम को भूल रहा था। अब भी क्या होगा कि जो हमारे साथ क्लोज रिलेटिव्स रह रहे हैं वो उनको भी भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। हाँ, अगर हम लोग पूछते हैं ये कौन है तो कुछ याद नहीं उसको रहेगा। इवन छोटी छोटी चीज़ें वो भूलने लगेगा। जो फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, किसी चीज को जैसे हैंड वाले जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं सब भूल जाएगा, कैसे कैसे करते हैं। एप्रेक्सिया हो जाएगा। एप्रेक्सिया मीन्स मूवमेंट को वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इवन इंटेलिजेंस, उसको अपनी एक्टिविटी कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है सब भूल जाता है। वॉलेट कहाँ रखा है, एवरीथिंग अबाउट लॉस्ट, ये सब चीज़ें रहेंगी। और फिर वो इतना इरिटेबल, इतना एग्रेशन, इतना ज़्यादा मूड चेंज हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाता है, उसको समझ नहीं है कब हंसना है या फिर कब रोना है। वो एकदम से रोना भी स्टार्ट कर सकता है, ये सब चीज़ें रहेंगी। इवन वो जो सोशली हम लोग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उससे वो डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा, किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा, बस अकेला रहना ज़्यादा खुश करेगा। देन आता है लेटर स्टेज, जैसे फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इवन वो अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके लिए एक पर्सन चाहिए, केयर गिवर चाहिए, जो कि उसकी ध्यान रखे, देखभाल करे, उसकी हर एक एक्टिविटी को कराए। वो हर चीज़ भूल जाता है, बस आराम से बैठा रहता है, उसको भ्रम होने लगते हैं, डिल्यूजन्स आने लगते हैं। उसको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो इमेजिन करने लगता है हाँ कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो सारे ये सिम्टम्स आएंगे। इवन वो कोई एक्टिविटी वाले, ये सारे पहले तो थे। अभी हमने बात किया अगर मेमोरी या इंटेलिजेंस अफेक्ट हो रही है तो ये फ्रंटल पार्ट अफेक्ट होगा, भूलने लगता है। तो इन सब चीज़ों में जो लिम्बिक जो पार्ट अफेक्ट होते हैं वो ब्रेन के सारे पार्ट अफेक्ट हो सकते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ये सारे के सारे। इंटेलिजेंस मेमोरी अगर लॉस हो रहा है दिस वन, पैराइटल अगर लिम्बिक, जैसे मूवमेंट अगर कोई भी वो भूल रहा है, एप्रेक्सिया हो रहा है कि कैसे मेरे को मूवमेंट करना है, कैसे चलना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, सब कुछ पैराइटल। टेम्पोरल जैसे यूजुअल थिंकिंग का प्रोसेस है, कैसे कैसे ये चीजें हो सकती थी, उन सब चीजों को वो भूलने लगता है। और ये पूरे ही ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है। कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स को इन्वॉल्व कर सकता है, मिड ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है।
बोन्स को, मेडुला ऑब्लिंगेटा को, जो ब्रेन स्टेम हम लोगों का रहता है और हिंड ब्रेन है, इन सबको ये अफेक्ट कर सकता है। पूरा ही ब्रेन श्रिंक करने लगेगा और सब एक्टिविटीज वो भूलने लगेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स, वो हर एक चीज को भूलने लगता है। जैसे डिमेंशिया रहता है ऐसे ही इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, लेकिन ये वर्सन होंगे। यूजुअली ये किस स्टेज पे आते हैं? अबव 60 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स। मोस्टली ये फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल्स। और अगर 10% केसेस ऐसे रहते हैं जिसके अंदर 30 से भी ये सिम्टम्स अबव 30 टू 60 के बीच में भी आ जाएं, सिर्फ 10% केसेस ऐसे रहते हैं, मोस्टली ये अबव 60 ही आता है। अभी इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट को उसका साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी रहता है, उसके कोग्निटिव फंक्शंस को, ताकि वो लंबे टाइम तक रहे। उसको समझाना बहुत जरूरी होता है कि आप ये चीज करोगे तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। उसको खुद से उसको बोलेंगे कि आप अपनी ये एक्टिविटी खुद से करो, इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको सिखाया जा सकता है। जो भी साथ में मेंबर्स हैं सब उसके साथ कोऑपरेट करें। अगर वो भूल जाता है कि इस एक्टिविटी को कैसे करना, बता सकते हो, हाथ को ऐसे लेके जाओ, इसको उठाओ, ऐसे पैर रखो या फिर ऐसे पैर रखो, ऐसे आप चलो। सोशली उसको इंडल्ज कर सकते हैं। सेकंड, एक तो लाइफस्टाइल हम लोग हर कोई रख के उसको समझा सकते हैं कैसे कैसे आपको करना है। अगर वो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल लॉस हो चुका है, तो उसके लिए स्पेशल क्या कर सकते हैं? घर में साइड बार लगवा सकते हैं जिसको पकड़ पकड़ के चल सकता है, ताकि वो खुद से अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है, एटलीस्ट उसके जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड, डाइट। लो अनसैचुरेटेड फैट फूड उसको हम लोग देंगे। विटामिन सी, बी, के, डी, ये सब के सब विटामिन उसको प्रोवाइड करेंगे। बी, सी, डी, के, ई, ये न्यूरॉन्स की हेल्दी न्यूरॉन्स रखने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए ड्रग देंगे। हाइपरटेंशन, कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है, उसको मैनेज करेंगे, अदरवाइज ये एग्रीवेट करने का काम करता है। थर्ड थिंग क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज में कराएंगे। एरोबिक एक्सरसाइज क्या करती हैं? जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं इसको रोकने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसके ऊपर आया है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को कराएंगे, योगा कराएंगे, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है कम हो सकती है। अभी जो हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? ये अभी हमने प्रिवेंशन की बात की कि इस डिजीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं उनको वर्सन होने से रोक सकते हैं। डायग्नोसिस पहले तो फैमिली हिस्ट्री रहती है, फैमिली वाले ही बताते हैं डॉक्टर को जाके कि हम इसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, भूलने लग गया है, कुछ याद नहीं रहता है, अपने आप में ही व्यस्त रहता है, इरिटेबल, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो ये सारी एक्टिविटी देंगे। फिर मेडिकल हिस्ट्री रहती है, डॉक्टर देखते हैं कि क्या क्या ये मेडिसिन के ऊपर है, कोई जनरल कंडीशन बॉडी का तो नहीं है, सिस्टमिक कोई डिजीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर उसके बाद फिर इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है। इनसे ये इवालुएट करेंगे कि वहाँ पे न्यूरोफिब्रिलर टेंगल्स दिखाई दे रही है, अमाइलॉइड प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।